सभी को नमस्कार। स्वागत है कक्षा 12 की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। हिस्ट्री में चूँकि हम पाठ 4 पढ़ चुके हैं, उसमें से पाठ 4 के जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पाठ्यक्रम है कुछ कटवा दिया है। 40% है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कट गया है। और ऐसी स्थिति में जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसी को हमने यहाँ पर लिया है और उसी के अकॉर्डिंग है हम इन प्रश्नों को समझने का प्रयास है वो करेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या यहाँ पे 17 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 17 को आपको 1 में कन्वर्ट कर देना है। 1, 2, 3 जैसे भी है उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है, ठीक है। तो हम प्रश्नों को समझते हैं कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया। तो इसका उत्तर है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण है वो 1025 में किया और ये 16वां और सर्वाधिक कुख्यात आक्रमण था, ठीक है। गजनी का शासक था महमूद गजनवी। पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति का क्या उद्देश्य था। पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति के उद्देश्य थे स्वजनों के विरोध से मुक्ति पाना, पड़ोसी राज्यों का दमन करना और विदेशी शत्रुओं से मुकाबला करना। ये थी उसकी विजय नीति, जिसमें उसके अपने विरोधी थे उनसे मुक्त होना, पड़ोसी राज्य जो उसके शत्रु थे उनका दमन करना और विदेशी शत्रु जो भारत में पांव पसार रहे थे उनका दमन करना। पृथ्वीराज तृतीय ने भंडारकों पर कब और क्यों आक्रमण किया। पृथ्वीराज तृतीय ने 1182 में गुड़गांव व हिसार के आसपास बसी हुई भंडारक नामक उपद्रवी जाति को पराजित किया और अपने राज्य की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया। पृथ्वीराज ने महोबा पर कब और क्यों आक्रमण किया। अपने कुछ सैनिकों की हत्या का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज ने 1182 में महोबा राज्य पर आक्रमण किया और चंदेल शासक परमर्दी देव को पराजित किया। परमर्दी देव के 2 सेनापति आला और उदल भी इस संघर्ष में मारे गए थे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज और जयचंद के मध्य संघर्ष के प्रमुख कारण क्या था। संघर्ष का तो पृथ्वीराज और जयचंद के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण था जो है दोनों की विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी यानी दोनों ही महत्वाकांक्षी थे, दोनों ही अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे, उसकी सीमाओं को बढ़ाना चाहते थे। तो दोनों ही विस्तारवादी नीति के थे, इसके कारण जो है दोनों के मध्य संघर्ष हुआ। पृथ्वीराज और जयचंद के मध्य संघर्ष का कारण चरमोत्कर्ष पर कब पहुंच गया था। तो पृथ्वीराज और जयचंद की पुत्री संयोगिता, पृथ्वीराज द्वारा जयचंद की पुत्री संयोगिता का बलपूर्वक अपहरण कर विवाह किया जाना दोनों शासकों के मध्य संघर्ष का चरमोत्कर्ष था कि संयोगिता को जो है भरे दरबार से पृथ्वीराज जो है उठा के ले गए थे। हालांकि इसके बीच में उनके दोनों को प्रेम संबंधों को माना जाता है, जिसमें संयोगिता ने पृथ्वीराज को जो है गुप्त पत्र भेजकर बुलावा भेजा था। तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, 1191 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, ठीक है। दोनों ही पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य युद्ध हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान की पराजय का प्रमुख कारण क्या था। तो पृथ्वीराज चौहान की पराजय का प्रमुख कारण उसमें दूरदर्शिता व कूटनीति का अभाव था। और पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्री संबंधों का न होना, कि पड़ोस के साथ भी पृथ्वीराज चौहान ने अपने संबंधों को मजबूती नहीं दी थी, जिसके कारण जब उसके ऊपर आक्रमण हुआ तो उसकी सहायता करने के लिए कोई भी पड़ोसी नहीं आए। पृथ्वीराज चौहान के राज दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान कौन कौन से थे। तो पृथ्वीराज चौहान के राज दरबार में अनेक विद्वान रहते थे, जिसमें विद्यापति गौड़, पूछा जाने वाला प्रश्न है, वागीश्वर, जनार्दन, जयानक,
विश्वरूप, आशाधर आदि प्रमुख थे। ये सब उनके दरबारी और विद्वान थे। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था और उसने कौन सी ग्रंथ की रचना की थी? तो ये भी पूछा जाता है प्रश्न कि पृथ्वीराज चौहान का राजकवि है वो चंद्रवरदायी था। उसने पृथ्वीराज रासो की जो है रचना की थी। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो ये उपरोक्त जो प्रश्न दिया गया है उसी से संबंधित है कि चंद्रवरदायी द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। मिफ्ता उल फुतून नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो मिफ्ता उल फुतून नामक ग्रंथ की जो रचना है वो अमीर खुसरो ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण करने के क्या कारण थे? इसमें 4 प्रमुख कारण बताए गए हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण करने के प्रमुख कारण था, एक तो रणथंभौर सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था, सामरिक दृष्टि यानी युद्ध की दृष्टि से, ठीक है। और दूसरा, ये दिल्ली के बहुत निकट था। यहाँ पे जो दुर्ग था वो भी काफ़ी मजबूत दुर्ग था और वही दिल्ली के बहुत निकट था और युद्ध की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार विजित करने का प्रयास किया था। जलालुद्दीन खिलजी जो कि उसके चाचा थे अलाउद्दीन खिलजी के, लेकिन उसे 2 बार जलालुद्दीन खिलजी को अमीर के हाथों पराजित होना पड़ा था, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी उस हार का बदला भी लेना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी का एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक होना भी जो है कारण था, जिसके कारण उसने जो है रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया। हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो ये प्रश्न बहुत बार जीके में पूछा जाता है। तो हमीर महाकाव्य की रचना है नयन चंद्र सूरी ने की थी। प्रश्न है, रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किन अपने 2 सेनापतियों को भेजा था? रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 2 अपने सेनापति जो थे, एक का नाम था उलुग खां और दूसरे का नाम था नुसरत खां, इन दोनों को भेजा था। हमीरहट नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो इस काव्य की रचना चंद्रशेखर ने की थी। हमीरदेव का सम्मानित दरबारी कवि और गुरु कौन था? तो हमीरदेव का सम्मानित दरबारी कवि विजयादित्य था और राघव देव है वो उनका गुरु था। किस यज्ञ के संपादन से हमीर की धर्मनिष्ठा का परिचय हमें मिलता है? तो कोटि यज्ञ के संपादन के द्वारा हमें हमीर की धर्मनिष्ठा का परिचय हो मिलता है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण है वो 28 जनवरी 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और 26 अगस्त 1303 में चित्तौड़ को विजित किया और अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में चित्तौड़ आ गया। अलाउद्दीन ने किस नगर का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था? तो अलाउद्दीन ने जो है चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद है वो अपने पुत्र खिज्र खां के आधार पे रख दिया था। पद्मिनी की ऐतिहासिकता की पुष्टि किन किन ग्रंथों से होती है? तो पद्मिनी की ऐतिहासिकता का उल्लेख जायसी कृत पद्मावत के साथ साथ अबुल फजल का अकबरनामा, फरिश्ता का गुलशन इब्राहिमी, हाजी युद्धवीर जफरू वली में है। इसके अलावा कुंभा ने मेरों का दमन कब किया था? कैसे किया? तो बदनौर के आसपास मेरों की बस्ती थी, मेर एक जाति थी। ये लोग सदैव विद्रोह करते रहते थे। कुंभा ने इनके विद्रोह का दमन कर विद्रोही नेताओं को कड़ा दंड दिया। उसके बाद मेरों के जो है उपद्रव है वो समाप्त हो गए। सारंगपुर का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो सारंगपुर का युद्ध ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये भी आपको बहुत बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। तो सारंगपुर का युद्ध 1437 में महाराणा कुंभा और गुजरात के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य हुआ था। गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना द्वारा मेवाड़ आक्रमण हेतु समझौता किस स्थान पर हुआ था? गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना द्वारा मेवाड़ आक्रमण हेतु समझौता चंपानेर नामक स्थान पर हुआ था। महाराणा कुंभा ने चाचा और मेरा का दमन किसके सहयोग से किया था? तो महाराणा कुंभा ने चाचा और मेरा का दमन है वो रणमल के सहयोग से किया था। राजस्थान के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? तो ये
प्रश्न ये भी पूछा जाता है तो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से महाराणा कुंभा को जाना जाता है। युद्ध में स्थिर बुद्धि किसे कहा गया है, तो वो भी महाराणा कुंभा को ही स्थिर बुद्धि है वो कहा गया है। कुंभा के संगीतज्ञ होने के प्रमाण से कौन कौन से ग्रंथ है जो हमें बताते हैं, तो कुंभा वीणा वादन में प्रवीण था, अर्थात वो वीणा बहुत अच्छे बजाते थे। संगीतराज संगीत मीमांसा संगीत क्रम दीपिका नामक ग्रंथ उनके संगीतज्ञ होने का प्रमाण है। गीत गोविंद की रचना किसने की थी, तो गीत गोविंद की रचना है वो जयदेव ने की थी। कुंभा के दरबार में रहने वाले दो प्रसिद्ध विद्वान कौन कौन से थे, नाम लिखिए। तो कुंभा के दरबार में एकलिंग महात्म्य का लेखक था कान्ह व्यास और प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री मंडन मिश्र रहते थे, जिन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग की वास्तुकला का निर्माण है वो किया था। आयुर्वेद के किस ग्रंथ में विभिन्न व्याधियों और उपचारों का वर्णन मिलता है, तो आयुर्वेद के रूप में गोविंद की रचना सार समुच्चय में विभिन्न व्याधियों की निदान और उपचार की विधियों का वर्णन मिलता है। कवि मेहा क्यों प्रसिद्ध है, कवि मेहा महाराणा कुंभा के समय का प्रसिद्ध रचनाकार था और उसकी रचनाओं में तीर्थमाला के कारण वह प्रसिद्ध है। कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की थी, कुंभा ने संगीत के क्षेत्र में 3 ग्रंथों की रचना की थी। पहला संगीतराज, दूसरा संगीत मीमांसा और तीसरा है रसिक प्रिया। कुंभाकालीन मंदिर निर्माण के केंद्र कौन कौन से थे, कुंभाकालीन मंदिर निर्माण के प्रमुख केंद्र थे कुंभलगढ़, ये थे इधर लगा दीजिए आप, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और अचलगढ़। कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना किन कवियों ने की थी, तो कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना कवि अत्रि और उसके पुत्र महेश ने की थी। प्रशस्ति में श 2 बार आ गया है, मात्रा 2 है तो 1 कर दीजिए। कुंभा ने किसे कविराज की उपाधि से विभूषित किया था, तो कुंभा ने अपने गुरु हीरानंद मुनि को कविराज की उपाधि से विभूषित किया था। कुंभकालीन या कुंभाकालीन मंदिरों के नाम बताइए, तो कुंभा ऐसे मंदिरों में चित्तौड़ का कुंभ स्वामी और श्रृंगार गौरी का मंदिर है, एकलिंगजी में मीरा मंदिर और रणकपुर का मंदिर है वो प्रसिद्ध है, जो कुंभा के काल में बनाए गए थे। तो ये प्रसिद्ध मंदिर है जो कुंभा के समय में बने थे। किस स्तंभ ने क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विजय स्तंभ ने क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य है वो किया है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है कब और किसने की थी, तो इसके लिए कि मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुई है और बाबर ने की थी। बाबर इसका संस्थापक माना जाता है। बाबर के आक्रमण के समय भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, बाबर के आक्रमण के समय भारत का सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो मेवाड़ का महाराणा सांगा, जो इतिहास में महाराणा संग्राम सिंह प्रथम के नाम से प्रसिद्ध है। महाराणा सांगा ने ईडर राज्य में हस्तक्षेप क्यों किया था, महाराणा सांगा ने ईडर राज्य में हस्तक्षेप इसलिए किया क्योंकि वहाँ उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो रहे थे। महाराणा सांगा की गुजरात संघर्ष का तात्कालिक कारण क्या था, ईडर जो कि गुजरात का ही है, ईडर में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष का प्रश्न महाराणा सांगा के गुजरात संघर्ष का तत्कालिक कारण था। खानवा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ और उसमें कौन सी नई रणनीति अपनाई गई थी, तो खानवा का युद्ध 16 मार्च 1525 को महाराणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने तुलुकमा पद्धति का प्रयोग है वो किया था। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की पराजय के कोई 2 कारण बताइए,
तो पहला है इसमें कि राजपूत है वो परंपरागत हथियारों से लड़ रहे थे, तीर, कमान, धनुष इत्यादि, तलवार वगैरह। और राजपूत सेना में एकता और तालमेल का अभाव था। सभी अपने अपने स्वार्थों के कारण यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे महाराणा सांगा के भय से, लेकिन फिर भी परस्पर मैत्री भाव सौहार्द का अभाव था। खानवा युद्ध के दो परिणाम क्या थे? तो पहला, राजपूतों की सर्वोच्चता का अंत हो गया और उनका सूर्य अस्ताचल की ओर खिसकने लगा। तथा दूसरा पॉइंट है कि भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया और बाबर स्थिर रूप से भारत का बादशाह बन गया। रावचंद्र सेन मालदेव का ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी उसका उत्तराधिकारी कैसे बन गया? राव मालदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम और दूसरे पुत्र उदय सिंह को राज्य से निर्वासित कर दिया था। इसलिए चंद्रसेन मालदेव का ज्येष्ठ पुत्र नहीं होते हुए भी वह उसका उत्तराधिकारी बन गया, नहीं होते हुए भी उत्तराधिकारी बना। राव चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता क्यों स्वीकार नहीं की? अकबर जोधपुर का दुर्ग अपने पास रखना चाहता था तथा उसके भाई उदय सिंह का प्रभाव भी मुगल दरबार में बढ़ता जा रहा था। इसलिए चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अकबर नागौर कब और क्यों पहुंचा? तो अकबर 1570 में अपनी अजमेर यात्रा के समय, जब वो अजमेर आया हुआ था मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, तो उस समय अकबर मारवाड़ में दुष्काल की खबरें सुनी और ऐसे में वो नागौर वहाँ पहुँचा और वहाँ पे उन्होंने एक तालाब जो है शुक्र तालाब को खुदवाया था। रावचंद्र सेन की मृत्यु कब हुई? तो रावचंद्र सेन की मृत्यु जो है वो 11 जनवरी 1581 को हुई थी। महाराणा प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो महाराणा प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का प्रताप है रावचंद्र सेन को कहा जाता है। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर कब अधिकार किया? मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के समय 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी को अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर कब अधिकार कर लिया? यहाँ पे प्रश्न है कब आक्रमण किया। हमारे यहाँ पे अधिकार को आप आक्रमण कर दीजिए। कब आक्रमण किया? फिर आक्रमण हुआ है 1567 में और फिर अधिकार कब किया है? अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर कब अधिकार कर लिया? तो जयमल और पत्ता की मृत्यु के बाद ही 1568 में अकबर है वो चित्तौड़ पर अधिकार कर पाया। बर्नियर कौन था और उसने किस पुस्तक की रचना है वो की थी? तो बर्नियर फ्रांस का यात्री था जिसे फ्रांसवा बर्नियर के नाम से भी जाना जाता है और उसने जो है वो मुगल काल के समय में वो भारत की यात्रा पर आया था और उसने जो मुगल काल के समय में जो अपनी पुस्तक लिखी है, ग्रंथ लिखा, जिसका नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। महाराणा प्रताप ने अकबर का विरोध करने का निश्चय क्यों किया? महाराणा प्रताप ने अकबर का विरोध इसलिए किया क्योंकि प्रताप को मेवाड़ की स्वतंत्रता प्रिय थी तथा उसकी रक्षा के लिए वह कुछ भी बलिदान करने के लिए तैयार थे। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए क्या किया? अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे, अपने 4 दूत भेजे। हल्दी घाटी के युद्ध में शाही सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हल्दी घाटी के नेतृत्व में शाही सेना का नेतृत्व है वो जयपुर के राजा मान सिंह ने किया था। हल्दी घाटी युद्ध में धनुर्धर भीलों को कहाँ नियुक्त किया गया था? तो हल्दी घाटी युद्ध में धनुर्धर भीलों को पृष्ठभाग में नियुक्त किया गया था। पृष्ठभाग यानी पीछे की तरफ, ठीक है, सेना के पृष्ठभाग में, पीछे के भाग में उनको रखा गया था। जैसे हरावल और चंदावल, तो उनको चंदावल जो है पोर्शन था उसके वहाँ पे उनको नियुक्त किया गया था। प्रताप से किन राज्यों से संधि समझौता किया था प्रताप ने? तो प्रताप से किन राज्यों ने संधि समझौता किया था? तो प्रताप से कुंभलगढ़, झावर, चावंड, उदयपुर, पिंडवाड़ा, मांडलगढ़ आदि ने संधि समझौता किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध
1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? तो दिवेर के युद्ध को कर्नल टॉड ने मेवाड़ का मैराथन है वो कहा है। चावंड का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो चावंड का प्रसिद्ध चित्रकार है वो निसारदी, जिसको नसीरुद्दीन के नाम से जाना जाता था, तो निसारदी था। दुर्गादास ने चरवाहे को क्यों मार डाला था? दुर्गादास ने 1555 में आपसी कहासुनी के बाद 1655 में आपसी कहासुनी के बाद अपने खेत से होकर सांडनिया यानी मादा ऊँट ले जाने पर राजकीय चरवाहे को मार डाला था, जिसने जोधपुर महाराजा और दुर्ग को जो है अपशब्द बोले थे, जिसके कारण दुर्गादास ने नाराज होकर उसकी हत्या कर दी थी। जसवंत सिंह की मृत्यु के समय औरंगजेब ने क्या कहा था? जसवंत सिंह जो कि जोधपुर के महाराजा थे, तो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि दरवाजा एक कुफ्र शिकस्त, अर्थात आज मजहब विरोध का दरवाजा है वो टूट गया, यानी कि अब कोई सक्षम या शक्तिशाली शासक नहीं है जो औरंगजेब का विरोध कर पाए, क्योंकि औरंगजेब के विरोधी थे जसवंत सिंह, जिन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में जो है औरंगजेब के पिता शाहजहाँ का साथ दिया था, जिसके कारण है औरंगजेब है वो जसवंत सिंह से मन ही मन खिन्न था या जो है अविश्वास उसके ऊपर करता था। और ऐसे में उसी के कारण है जसवंत सिंह को उसने बहुत दूर भेज दिया था, अफगानिस्तान की सीमा के ऊपर। लेकिन जसवंत सिंह की मृत्यु जब हो गई तब उसने ये कहा कि आज मजहब विरोधी दरवाजा है वो टूट गया। औरंगजेब के किस पुत्र ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया था? औरंगजेब के पुत्र अकबर ने 1 जनवरी 1681 को नाडोल में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो औरंगजेब की मृत्यु है वो 1707 ईस्वी में हुई थी। शाहजहाँ के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध में किसने भाग लिया था? शाहजहाँ के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध में जो है दुर्गादास ने जसवंत सिंह के साथ है वो धर्मत के युद्ध में भाग लिया था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपको। तो धर्मत के युद्ध में भाग लिया था जो है शाहजहाँ अपने ही पुत्रों के विरुद्ध है वो लड़ रहा था, या जो है औरंगजेब जो है शाहजहाँ के विरुद्ध है वो हो गया था। दुर्गादास की कूटनीतिज्ञता का परिचय दीजिए। दुर्गादास ने अपनी कूटनीतिज्ञता के कारण न केवल महाराणा राज सिंह जो कि मेवाड़ के थे के साथ मिलकर राठौड़ सिसोदिया गठबंधन किया, अपितु शहजादा अकबर को बादशाह के विरुद्ध प्रेरित भी किया। बादशाह औरंगजेब के खिलाफ है उसे भड़काया भी और उसका साथ भी दिया। शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म है 20 अप्रैल 1627 में पूना के समीप शिवनेर के पहाड़ी किले के अंदर हुआ था। सूरत की लूट कब और किसके द्वारा की गई थी? तो सूरत की लूट है 1664 ईस्वी में शिवाजी द्वारा की गई थी। पुरंदर की संधि कब और किस किस के मध्य हुई थी? तो पुरंदर की संधि जो है जून 1665 में शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुई थी, जो कि जयसिंह मुगलों की तरफ से था, यानी मुगलों के बीच में और शिवाजी के मध्य हुई थी। लेकिन इनका जो मुगलों की तरफ से भेजा गया जो प्रमुख व्यक्ति था वो मिर्जा राजा जयसिंह थे। मराठा संधि कब हुई? मुगल मराठा संधि तो 1667 में जसवंत सिंह की मध्यस्थता में मुगल मराठा संधि है वो हुई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक जून 1674 को राजधानी रायगढ़ के अंदर हुआ था। शिवाजी के समय प्रचलित 2 प्रकार के कर कौन कौन से थे? तो शिवाजी के समय प्रचलित 2 प्रकार के कर थे, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ यानी चौथा हिस्सा फसल का जो भी उत्पादन होता था उसका चौथा हिस्सा, और सरदेशमुखी के अंदर 10वां हिस्सा जो है कर के रूप में लिया जाता था। तो ये था हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो शॉर्ट क्वेश्चन थे, उसको हमने समझा है। धन्यवाद।